ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब हीट का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर होना। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि कोई भी एक हॉट बॉडी का सोर्स है, कोयला ले लेते हैं गर्म। तुम्हें क्या लगता है कि वहां से हीट उड़ के तुम्हारे पास आ सकती है? ट्रैवल करके आ सकती है, ऐसे बोलना चाहिए। आ सकती है, आ रही है। सेक तो लगता ही है, जब आग लगती है तो सेक तो लगता ही है। देखो आपने कोई मीडियम, आप अगर ये सोच रहे हैं कि बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल कैरी करके हीट लेके आ रही है, तो नहीं लेके आ रहे। तुम एयर हटा भी दोगे, तुम वैक्यूम भी कर लोगे तो भी हीट आएगी। अब दूसरा सनलाइट है, सनलाइट है, इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रावायलेट है, सनलाइट है, ये सब वैक्यूम से ट्रेवल होकर आती है, ट्रेवल करती है। दूसरा तरीका, तुम्हें एक रॉड दे दी मैंने, लोहे की रॉड है, और एक तरफ से गर्म करना शुरू किया, बहुत गर्म किया। अब देखेंगे हैंडल का दूसरा हिस्सा बहुत गर्म हो जाएगा। तो बहुत गर्म होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें हीट ट्रांसफर कर रही है, लेकिन वो रॉड के थ्रू ट्रांसफर कर रही है। और तीसरा तरीका आपने सुना होगा जिसमें ये एयर गर्म होती है, पहले सरफेस गर्म होती है, एयर के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल गर्म होकर हल्के होकर ऊपर जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल जगा लेते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, फिर इस तरीके से रोटेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। तो ये भी एक तरीका है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ हीट बेसिकली तीन तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब कि अगर आप एक रॉड को गर्म करते हैं तो एटम्स आपकी हीट को कैरी करके दूसरे एटम तक देते हैं, दूसरे तीसरे तक, तीसरे चौथे तक एंड सो ऑन। तो रॉड के अंदर एटम्स आर टाइटली पैक्ड। तुम एक तरफ से हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, एटम गर्म होते हैं, एटम जो हिलते हैं, थर्मल वाइब्रेशंस, तो दूसरे एटम को हिलाते हैं, तीसरे चौथे पांचवें छठवें, इस तरीके से चलते चलते हीट ट्रेवल कर जाती है। तो सॉलिड के अंदर अगर हीट ट्रेवल कर रही है तो एटम बाय एटम, एटम बाय एटम, एटम बाय एटम कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या चीज है? कन्वेक्शन है आप पानी गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, नीचे के मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, फिर ऊपर के मॉलिक्यूल उसकी जगह ले रहे हैं, फिर वो गर्म कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, तो गर्म हो के ऊपर जा रहे हैं, ठंडे मॉलिक्यूल जगह लेते जा रहे हैं, कन्वेक्शन। ऐसा सुना भी होगा, कन्वेक्शनल विंड्स चलती हैं। तो बहुत अखबार में आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रही है, अभी आज भी आया न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बस ये अब 3-4 महीने में बहुत, अब 3-4 दिनों में सॉरी, बहुत ठंड पड़ने वाली है और हवा भी चलने वाली है, ऐसा लिखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्ब। वैसे हो क्या रहा है, गर्म और ठंडे का ही तो कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं अर्थ गर्म है, मॉलिक्यूल ऊपर गए और फिर ठंडे मॉलिक्यूल ने उनकी जगह ली, क्योंकि नेचर बहुत वास्ट है, लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, तो वहाँ से हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है कन्वेक्शनल विंड से। और लास्ट है रेडिएशंस। रेडिएशंस कैसे आ रही हैं? रेडिएशन कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो कैसे, ये कैसे बन जाती हैं? फोटोन्स, तो आग लगा दी, फोटोन तो है ही नहीं अभी। ओ नहीं नहीं, ओ ये तो डेफिनेशन भूल गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। बोल तो सही रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी, इज नोन एज ईएम वेव। ना ना, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी गर्म बॉडी जो गर्म है, बहुत गर्म है, इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज। सेक तो लगेगा। सेक क्या होता है? इंफ्रारेड रेज ही तो होती हैं। ये बाय नेचर डिफॉल्ट है, गर्म बॉडीज आर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज। तुम अगर वैक्यूम भी कर दोगे, इनको एटम चाहिए ही नहीं, वहां से रेडिएशन निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो निकलती हैं, आपकी तक अपने आप ट्रेवल कर जाती हैं। तो ये बेसिकल प्रोसेस है किसका? आपका हीट को ट्रेवल करवाने का। तो 3 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया? कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। एक एग्जांपल देता हूं जिसमें तीनों लग रहे हैं। आप घर जाओ, घर जाके चाय के 2 कप रख लो, पानी गर्म हो रहा है, हैंडल जो गर्म हो रहा है कंडक्शन, पानी जो गर्म हो रहा है कन्वेक्शन, और जो सेक लगे जा रहा है रेडिएशन। ठीक है, 3 चीजें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब स्टडी करने का क्या मतलब है? मतलब ठीक है, हीट हुई, अच्छी बात है, हीट कितनी हुई समझ में आती है बात। ट्रेवल करने का मैकेनिज्म करना क्या है हमने? ट्रेवल करने के मैकेनिज्म के अंदर मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूं कि चैप्टर कहां किस लेवल पे काम कर रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। आप मान लो रेडिएशंस को पढ़ते हैं, रेडिएशंस, आपकी रेडिएशन का एग्जांपल दे रहा हूं। आपने
बहुत ठंड पड़ रही है और मान लो बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है और आपने कहा कि यार तो चाय पीनी है, मुझे कॉफ़ी पीनी है, और आपने कॉफ़ी बना ली गरम गरम, और कॉफ़ी का टेम्परेचर मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है। तुम बाहर लेके बैठ गए, 2 मिनट कॉफ़ी पीनी और ठंडी हो गई, और यही कॉफ़ी अगर तुम गर्मी में पियोगे 40 डिग्री सेल्सियस, ठंडी तो क्या होनी, उल्टा वो तो मतलब उबलती रहेगी बहुत देर तक। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो, कॉफ़ी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में जब बहुत अंतर है तो चीज़ें जल्दी ठंडी होती हैं, और अगर अंतर कम है तो चीज़ें लेट ठंडी होती हैं। सोचो, कॉफ़ी भी 50 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग भी 50 डिग्री सेल्सियस, उसी का ठंडा होना, और क्या ठंडा होगा, 50-50 भी रहेगी, एक भी डिग्री सेल्सियस बीच नहीं जाएगा। ऐसा ही है। अब ये बात न्यूटन को बात समझ में आई, एक लॉ बना दिया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर बेसिकली ये है, और पेपर में आता है, ये मेंस और नीट में क्वेश्चन आता है, एक चाय का कप मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे था, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया 7 मिनट में, और फिर वो 20 डिग्री सेल्सियस कितने समय में आया बताओ? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है, और देखो ना, वो ये भी कैलकुलेट कर देगा आपका चाय का कप कितने समय में ठंडा होगा, क्योंकि वो इसलिए कैलकुलेट कर पा रहा है क्योंकि उसको पता है कि कितनी हीट निकलती जा रही है पर सेकेंड। अगर आप कैलकुलेट कर लें रेडिएशंस की फॉर्म में कितनी हीट निकलती है, आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना टेम्परेचर का लॉस है और कितने समय में ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है टेम्परेचर के डिफरेंस को, हीट के लॉस को, और सबसे बड़ी बात, हीट का लॉस भी ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस भी ठीक है, वो तो Q = mc डेल्टा टी करता ही है। अगर मान लो तुम्हारा टेम्परेचर डाउन आ रहा है तो कितनी हीट लॉस हुई, Q = mc डेल्टा टी। समय नहीं आ रहा बीच में, टाइम कहाँ है, तो अब हमने किसको इन्वॉल्व करना है बीच में, कितने समय में हीट चली गई, वहां से टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। ठीक, ये आपकी रेडिएशंस की प्रॉब्लम है। और रेडिएशंस की प्रॉब्लम के बाद कंडक्शन की प्रॉब्लम सुन लो। कन्वेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, कंडक्शन सुन लो। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर से हीट ट्रेवल होएगी, हवा में तो होएगी नहीं, क्योंकि एटम बाय एटम तो सॉलिड ही है। मान लो आपने अगर देखा हो कि गर्मियों के अंदर ना बर्फ़ की सिल्लियाँ बिकती हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी हैं, वो फ्रिज में तो रखी नहीं है, वो तो फ्रिज से बन के आती हैं, बाहर पड़ी होती हैं, आप देखते होंगे लोग बेचते हैं, उसके ऊपर ना सॉडस्ट बोरियां रखी होती हैं, चलो ठीक, उसको ढका होता है किसी कपड़े से, और बहुत थिक कपड़ा है जिससे कि ढका हुआ है। क्यों? बाहर बहुत और बाहर बिक रही है, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, वो तो 1 घंटे में 2 घंटे लगाएंगे, वो तो पिघलती पिघलती जाएगी, पूरा दिन चलती है। क्यों? क्योंकि इतने मोटे कपड़े से रखी हुई है कि हीट बाहर जब निकलेगी बाय रेडिएशंस और बाय कंडक्शन, तो क्या होगा, उसमें इतनी मोटी चीज़ पड़ी हुई है तो वहाँ से पेनिट्रेट करके वो बाहर निकलेगी, पेनिट्रेशन तो होगी। अब इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो डस्ट है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर से पेनिट्रेट करने में बहुत समय लगाएगी, तो हीट बाहर निकल नहीं पाएगी, आइस बहुत देर तक चलेगी। इवन यही नहीं, आपका क्वेश्चन आएगा, आप कहीं घूमने जाते हैं तो वो आइस बॉक्स लेके जाते हैं ठंडा करने के लिए, गाड़ी में रख लिया और बहुत देर तक चीज़ें ठंडी रहती हैं। क्यों? आइस बॉक्स की थिकनेस है और इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हुआ क्या, अंदर मान लो बर्फ रखी या कोई ठंडी चीज़ रखी, उसमें से अब उसको हीट मिलेगी तो वो गर्म हो जाएगी। हीट कहाँ से मिलनी है? सराउंडिंग से मिलनी है। सराउंडिंग से हीट एंटर करती है, पहले कहाँ एंटर करेगी? आइस बॉक्स की बॉडी में, पेनिट्रेट करेगी उसकी थिकनेस में, पेनिट्रेट में कितने ही घंटे लगाएगी, तब तक तो हम ट्रिप पूरा भी कर देंगे शाम तक। तो बना ही ऐसा हुआ है कि पेनिट्रेट करती 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 जब तक हीट जाएगी, कुछ तो जाती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं जाती, बहुत कम जाती है, पेनिट्रेशन में समय लगता है। इट्स बैड कंडक्टर, जिसे बनाया बैड कंडक्टर है। तो कितने समय में वो आइस पिघल जाएगी, ये भी कैलकुलेट करना है, कंडक्शन हेल्प करेगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को, ये चैप्टर कहाँ डील कर रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और सॉलिड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन। सॉलिड तो हीट कंडक्शन से की जाती है, और लिक्विड और गैसेस बाय कन्वेक्शन। और प्रोसेस ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम, कुछ नहीं चाहिए, मतलब वैक्यूम चाहिए, वैक्यूम में ट्रेवल कर जाए, मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन मैंने बता दिया कि आप एक सॉलिड बॉडी लेके आएंगे, एक हाई टेम्परेचर उसका एंड रखेंगे, एक लो रखेंगे, और हीट मूव करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। कब तक? जब तक दोनों एंड्स के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, तब तक ट्रेवल करेगी। यही लॉजिक है इसमें। तो इसके अंदर
इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि लेट अस सपोज आपके पास ये एक क्यूब है, सॉलिड है, क्यूब है, क्यूबाइड है, कोई फिगर है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसके अंदर वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम है इसका, तो अंदर इसके अंदर मास है, वॉल्यूम है, ठीक। और मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरे का पूरा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। और मान लो इस फेस का टेम्परेचर T1 है, यहां मैंने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, T1 है। अब यहां का जो टेम्परेचर है इस फेस का, मान लो वो टेम्परेचर कितना है, T2 है, ठीक। और T1 इज एट हायर टेम्परेचर और मान लो T2 इज एट लोअर टेम्परेचर। अब हीट तो फ्लो, और मान लो यहां से कोई हीट का लॉस नहीं है, सारी हीट लेफ्ट से राइट जाती जा रही है। तो इस पूरे सॉलिड मटेरियल के अंदर इट्स अ गुड कंडक्टर, मान लो पूरी हीट आगे 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 ट्रेवल करती जा रही है। तो हीट, ये मान लो इसके अंदर हीट ट्रेवल कर रही है, यहां से चल के यहां पर बाहर निकलेगी, ये देखा गया है। और हाँ, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लो x है, x थिकनेस, उसको पेनिट्रेट करना है, हीट को कहां पेनिट्रेट करना है, x डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर जाना है। तो ये देखा गया है जो Q अमाउंट ऑफ हीट है वो लोग किस पे डिपेंडेंट हो सकती है, टेम्परेचर के डिफरेंस पे, हायर माइनस लोअर। जितना ज्यादा दो फेस का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ही इसमें हीट ट्रेवल करेगी। कोई डाउट इसमें? ये तो लॉजिक है, बेसिक है। तो नेक्स्ट, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जहां तुमने टेम्परेचर को डिफरेंस या टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी हीट आगे ट्रांसफर होगी। आपको ये क्या बात बनी? देखो बात हुई ना, ये मान लो एक कॉपर का बना हुआ एक रॉड है, इसका एरिया देखो छोटा सा, मैं यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूँ तो जगह ही नहीं है मूव करने की। तो देखो ना कितने एटम हिला लूंगा मैं, कितने एटम थर्मल वाइब्रेशन में आ जाएंगे, बहुत कम है। तो अगर यही रॉड बहुत बड़ी होती क्रॉस सेक्शन में तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा कॉन्टैक्ट में आते और ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाती। तो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है जितना ज्यादा होगा उतनी ही हीट आगे ट्रैवल हो जाएगी। नेक्स्ट है ये हीट, समय अब यहां पे समय आता है, टाइम। तुम 10 घंटे के लिए मेंटेन करके रखो, ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगी। तुम 1 सेकंड के लिए करो, कम हीट ट्रांसफर होगी। तो टाइम पे भी डिपेंडेंट है। और लास्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। ये दूरी जितनी ज्यादा होगी, मान लो तुम तो ये मान लो कमरा, पूरे कमरे जितना रॉड क्यूब ले लोगे और वहां मोमबत्ती लेके बैठ जाओगे तो हमारे तो एटम यहां तक भी नहीं गर्म होंगे, तो वो तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, वहां तक रॉड ही नहीं गर्म होगी तुम्हारी। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डिस्टेंस भी मैटर करता है। तुम्हारा डिस्टेंस ही अगर बहुत ज्यादा है तो हीट बीच में रह जाएगी, तुम्हारी एटम आगे वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। इतने कितने हिला लेंगे एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, 1 लाख 1 करोड़ पार्टिकल है, कैसे हिलेगा? तो डिस्टेंस जितना छोटा होगा टेम्परेचर डिफरेंस का, उतनी हीट बाहर ज्यादा आएगी। इन्हें कंबाइन करते हैं तो क्यू किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के डिफरेंस पे, एरिया पे, टाइम पे और एक्स पे। बस मुझे एक चीज बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हीट ट्रेवल डिपेंड करता है और वो क्या होगा? मीडियम। हाँ, ये गुड कंडक्टर है कि लक्कड़ के ऊपर काम हो रहा है? अगर तुम वुड पे काम करे जा रहे हो तो फॉर्मूले क्या बना रहे हो? वुड में ना ट्रेवल होने वाली हीट, वुड में कंडक्शन नहीं होती। तो इसलिए वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर, ये तो रह ही गया। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हीट तो तब ट्रेवल करेगी जब पहली कंडीशन ही है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा के कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट लगा डिवाइडेड बाय एक्स। इस के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिन मटेरियल्स का ये के बड़ा होता है तो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, क्योंकि के जितना बड़ा होगा क्यू उतना ज्यादा। और जिसका के छोटा होता है बैड तो नहीं, नॉट अ गुड कंडक्टर। और जो बैड कंडक्टर है करते ही नहीं, उनका के 0। तुम एरिया बढ़ा लो, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करो, हीट ना ट्रेवल होने वाली। तो के की वैल्यू तुम्हें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन होगी। के यूनिट्स क्या बन सकते हैं बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू एक्स, टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया एंड टाइम। क्यू का मतलब जूल और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, एक्स का मतलब मीटर, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब केल्विन या डिग्री सेल्सियस, टाइम का मतलब सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल, तो या तो ये यूनिट होंगे
या फिर जूल की जगह कई बार क्या लगा होता है, कैलोरीज, उसकी मर्जी है कि कैलोरीज में लेना है तो हीट कैलोरीज में आएगी। फिर अगर के उसने जूल में लिया तो हीट किस में आएगी, जूल में आएगी। वो देख लेना यूनिट्स क्या गिवन है, अगर के यूनिट जूल पर सेकंड में है तो फिर लगा लेना जूल में आंसर है, और अगर कैलोरी में तो कैलोरी। और कई बार के यूनिट ध्यान से देखना, ये देखो जूल पर सेकंड की जगह वो लिख देता है वॉट्स, वॉट्स पावर, जूल पर सेकंड इज पावर। तो ये घबराना जाना कि हमें ये पता नहीं कौन सा के गिवन है, ये वॉट्स है, जूल पर सेकंड को वॉट्स लिखता है, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो उसमें ऐसे यूनिट्स दिखते रहेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से यूज करना है। मतलब फॉर्मूले के अंदर पहला पॉइंट ये सुन लो, और ये मत सोचना इसके बाद अगला टॉपिक है, खत्म है बस ये फॉर्मूला। इसके बाद तो मतलब इस टॉपिक के सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इस फॉर्मूले पे मेरे को लगता है कम से कम 100 न्यूमेरिकल होगा। इस फॉर्मूले पे मैंने 100 बोला, 100 न्यूमेरिकल जो भी शुरू करने हैं हमने, तो मतलब इतने न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 15 दिन और लगने वाले हैं इन्हीं कोड स्टडी करने में, ठीक। तो क्योंकि एनर्जी है ना, जहाँ एनर्जी आएगी वहाँ तो वर्क एनर्जी पार जैसे मर्जी घुमा लेगा, उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है वो देखो ना, तो वो यूज़ करना शुरू कर देगा एनर्जी को। मैं इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा था, तो Q इज इक्वल टू के ए, एक काम करें टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी पुट कर लें, एक ही बात है डेल्टा टी, इसको डेल्टा क्यू कर लेते हैं क्योंकि अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा तो हीट का भी चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कितना एक्स कर लेते हैं या डेल्टा एक्स कर लेते हैं, स्मॉल चेंज कितना है या टोटल चेंज कितना है डिस्टेंस का, डेल्टा एक्स है, एक ही बात है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसके अंदर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ऑफ टी की जो वैल्यू है, या इससे पहले एक और बात, इसके अंदर ये जो टर्म देख रहे हो ये वाली, ये टर्म क्या है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन क्या टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इसको क्या लिखा जाता है, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि होता क्या है, ग्रेडियंट में हम कैलकुलस ही यूज करते हैं ज़्यादा। क्यों हम इसलिए करते हैं, क्योंकि जब एक मान लो क्यूब है, ये कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का टेम्परेचर मान लो 90 है, फिर मान लो 80 है, फिर मान लो 70 है, ऐसे करते करते डाउन होता जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 है, ये स्टीम है और ये आइस है, तो यहाँ आने में टेम्परेचर 100 थोड़ा रहेगा। अगर सारे टेम्परेचर ही 100 हो गए फिर हीट कैसे ट्रेवल करेगी, क्योंकि हीट ट्रेवल करने के लिए तो इट मूव फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू, भाई अगला टेम्परेचर इससे तो घटेगा ही घटेगा, और उसका अगला टेम्परेचर इससे घटेगा 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 नहीं तो हीट कैसे जाएगी, तो हीट तो जा ही रही है, तो टेम्परेचर आगे आके आके हर इंस्टेंट पर घटता जाता है। अगले dx डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगले dx डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना घट जाता है बाय dt, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट था dv बाई dx, ऐसे टेम्परेचर ग्रेडियंट है dt बाई dx। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, ठीक। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहली जब मैं लिखता हूँ यहाँ पर हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू के ए टेम्परेचर का डिफरेंस इनटू टाइम डिवाइडेड बाय x, और अगर मैं Q बाई टी को एक तरफ रख लूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, ऐसे ऐसे वैल्यू आएगी। इसके अंदर ये कितनी हीट गई पर सेकेंड, इसको पावर भी बोलते हैं, जूल पर सेकेंड पावर, लेकिन पावर नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं हीट करंट। भाई हीट करंट, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, H याद है। अब ये तीसरा करंट हो गया, पहला इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बाय टाइम, दूसरा लिक्विड करंट वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, है ना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, कितना वॉल्यूम पर सेकेंड, और तीसरा हीट करंट हीट बाय टाइम। अब फिर से वही चक्कर,
रॉड्स इन सीरीज, रॉड्स इन पैरेलल, ये भी कहीं ना कहीं आने वाली हैं कि आपकी हीट करंट की तरह जाएगी, फिर दो रॉड्स पैरेलल में मिल जाएंगी, कुछ हीट ऊपर से कुछ नीचे से। अगर सीरीज में होंगी तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, हीट करंट भी सेम रहता है। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, और इसमें अच्छा खासा लगता है सीरीज पैरेलल, मतलब प्रॉपर्टीज में तो कम लगता है ना, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल के बहुत गिने चुने क्वेश्चंस हैं, इसमें तो ठीक है। और प्रॉपर डायग्राम बनाएगा वो रॉड्स के, 5-5 रॉड्स, 3-3 रॉड्स, मतलब अच्छा खासा दिमाग लगेगा इसमें, सही है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, हीट करंट क्या होता है? हम जब ये थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं और हम ये बोलते हैं कि अगर रॉड में से यहाँ से हीट एंटर की, यहाँ से निकली, हम यहाँ इंसुलेशन करते हैं और ये मानते हैं कि इसमें से हीट लॉस नहीं है, मतलब जो हीट यहाँ एंटर करेगी यहीं आएगी, तभी कंडक्शन पढ़ा जाएगा, नहीं तो फिर तो लॉस हो गया, फिर तो रेडिएशन की फॉर्म में गायब होनी, फिर तो एनर्जी वहाँ पहुँचेगी नहीं, हीट वो गर्म ही नहीं हो पाएगा। ऐसे पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है। और आखिरी इसमें अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले के अंदर कई बुक्स ऐसे लिखती हैं, देख लो एक बार, कई बुक्स ऐसे लिखती हैं डी क्यू इज इक्वल टू, या चलो क्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू इज इक्वल टू के ए, टेम्परेचर डिफरेंस को लिखती है डेल्टा टी, एक्स को लिखती है डेल्टा एक्स, और टाइम को यहां ले आती हैं, तो शॉर्टकट मारती हैं। कई बुक्स यही फॉर्मूला लगाती हैं, आप देखना ऑब्जेक्टिव के अंदर सारी बुक्स ये लिखती हैं, ये शॉर्टकट है के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। तो हीट करंट का ये फॉर्मूला लिखती हैं, दिस इज द वैल्यू फॉर हीट करंट, और मालूम है इसके आगे साइन क्या लगाती हैं? नेगेटिव। क्यों? नहीं, इसमें कोई रिलीज नहीं हो रही, हीट ट्रेवल कर रही है ना, नहीं कोई लॉस ऑफ हीट नहीं है इसमें। ऐसा क्यों किया इसने, माइनस साइन क्यों किया? इलेक्ट्रिसिटी करंट लगा रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता इसमें, ऐसा लगता है। देखो जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा और मैं कहूंगा ये 100 डिग्री सेल्सियस है और मान लो ये 90 डिग्री सेल्सियस है, और हीट यहां से यहां जाएगी, और जब मैं यहां पुट करूंगा फाइनल टेम्परेचर माइनस, क्योंकि जब तुम हीट की डायरेक्शन में जाओगे तुम्हारा टेम्परेचर तो गिरेगा ही ना, बढ़ेगा कैसे? क्योंकि हीट तो ट्रेवल ही वहां कर रही है जहां हायर से लोअर टेम्परेचर है, तो लोअर माइनस हायर करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। पर मैं अपना एक भी न्यूमेरिकल ऐसे नहीं करता, मैं बड़े में से छोटा ही माइनस करता हूँ टेम्परेचर, और मैं माइनस साइन बिल्कुल नहीं लगाता, पहले मैं माइनस लगाऊं फिर मैं उल्टा माइनस करूं, मेरे को क्या पड़ी है, मैं बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, 100 में से 90 करूंगा, मैं 90 में 100 नहीं करूंगा, पर माइनस भी नहीं लगाऊंगा। और कोई मुझसे पूछे ये क्या किया, मैं कह दूंगा मन में माइनस एडजस्ट हो गया, ठीक, वैसे क्योंकि माइनस तो होना ही चाहिए, पर लेकिन चलता है, न्यूमेरिकल में कोई भी नहीं लगाता, बट टेक्निकली बता रहा हूँ कि माइनस साइन बुक्स में कैसे लगा होता है। हाँ, कोई ऑथर बिल्कुल लकीर का फकीर है, उसने कहा जी मैं तो फाइनल इनिशियल ही लूंगा, तो फिर तो माइनस के साथ ही करने वाला है, पर तुम घबरा मत जाना कि माइनस क्यों आ गया, और आपको बता दिया मैंने कि ऐसे आ गया। इवन अगर तुमने नोट किया हो, मैंने जो आज एग्जांपल लिया ये फॉर्मूला बनाने के लिए, मैंने तो यहाँ भी हायर में से लोअर ही माइनस की है, मैंने करना मुझे क्या चाहिए था, T2 माइनस T1, मैंने क्या कर दिया, बड़े में से छोटा। समझ में आ रहा है ना क्या किया? तो मैं एक ही रूल फॉलो करूंगा, बड़े में से छोटा ही माइनस करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका फॉर्मूला है थर्मल कंडक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको हाईलाइट कर लो, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी में H क्या होता है, dQ/dt, ये भी बता दिया, और ये फॉर्मूले में माइनस साइन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक।